नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कंपनी जो सिर्फ मसाले और कपड़े बेचने आई थी, वो कैसे देखते ही देखते भारत जैसे इतने बड़े देश पर राज करने लगी? आज हम उन्हीं लोगों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने इस पूरे साम्राज्य की नींव रखी, उसे बनाया। और हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनके टाइटल्स गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल और फिर वाइसरॉय, ये सिर्फ नाम नहीं थे। नहीं, ये तो भारत पर ब्रिटिश पकड़ कैसे बदल रही थी, उनके इरादे क्या थे, इसकी पूरी कहानी बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो देखिए, ये जो टाइमलाइन है ना, ये बताती है कि भारत में ब्रिटिश पावर कैसे 3 अलग-अलग फेज में बढ़ी। और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था कि गवर्नर से गवर्नर जनरल हो गए, नहीं। हर एक बदलाव के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी। कभी कोई बड़ी लड़ाई, तो कभी कोई जबरदस्त विद्रोह, या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई नया कानून। ये सफर एक ट्रेडिंग कंपनी के एजेंट से शुरू हुआ और सीधे ब्रिटिश क्राउन मतलब रानी के नुमाइंदे तक जा पहुंचा। और हर एक कदम ने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो कहानी शुरू होती है ईस्ट इंडिया कंपनी से। सोचिए, एक कंपनी जो आई तो थी सिर्फ मसालों और कपड़ों का व्यापार करने, लेकिन बहुत जल्द उनके इरादे सिर्फ व्यापार तक ही सीमित नहीं रहे। धीरे धीरे उन्होंने यहाँ की पॉलिटिक्स में अपनी जगह बनाई और आखिरकार वो शासक बन बैठे। यही वो बुनियाद थी जिस पर ब्रिटिश साम्राज्य का इतना बड़ा ढांचा खड़ा हुआ। और फिर आया साल 1757, प्लासी का युद्ध, और यहाँ से सब कुछ बदल गया। ये कोई मामूली लड़ाई नहीं थी, इसने तो जैसे इतिहास का पहिया ही घुमा दिया। बस इस एक जीत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग कंपनी से बंगाल की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर बना दिया। और इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी जो बना बंगाल का पहला गवर्नर। कह सकते हैं कि यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की असली नींव पड़ी। क्लाइव ने एक बहुत ही कमाल की चालाक स्कीम निकाली, द्वैध शासन या डुअल गवर्नमेंट। अब जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? कंपनी सारा पैसा बटोरेगी, मतलब सारा टैक्स वसूलेगी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर, सड़कें, इंसाफ, इन सब की कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी। अरे वो सब काम तो नवाब का था ना। और बेचारे नवाब के पास अब कोई पैसा ही नहीं बचा था। मतलब पावर पूरी, जिम्मेदारी जीरो। इसका नतीजा बहुत भयानक था। इस सिस्टम ने बंगाल की इकोनॉमी को निचोड़ कर रख दिया, बिल्कुल खोखला कर दिया। अब देखिए, बंगाल में कंपनी के अफसर जो लूट खसोट मचा रहे थे, उसकी खबरें उड़ते उड़ते लंदन तक पहुंच गईं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। उन्होंने 1773 में पास किया रेगुलेटिंग एक्ट। इसका सीधा सीधा मकसद था कंपनी के बेहिसाब करप्शन पर लगाम लगाना। और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का पद और भी पावरफुल बना दिया गया। उसे बना दिया गया गवर्नर जनरल। और इस बड़े पद पर बैठने वाले पहले शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे, वो एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, रिंग फेंस पॉलिसी, और ये बड़ी ही चालाक थी। जरा सोचिए, आप अपनी बॉर्डर डिफेंड करने के बजाय अपने पड़ोसी को कहते हैं कि हम तुम्हारी बॉर्डर डिफेंड करेंगे। आप अपनी फौज वहां भेज देते हैं, लेकिन उसका सारा खर्चा वो आपका पड़ोसी ही उठाता है। इससे क्या हुआ? आपको एक बफर जोन भी मिल गया और आपकी जेब से एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। वाह, क्या तरीका था कंपनी की सिक्योरिटी पक्की करने का। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब सिर्फ बंगाल पर कब्जा रखना काफी नहीं था, अब गोल बड़ा था, पूरे भारत में साम्राज्य फैलाना। और इसके लिए सिर्फ फौज से काम नहीं चलना था। अब जरूरत थी एक ऐसे मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, एक ऐसे ढांचे की जो इतने बड़े इलाके पर अच्छे से राज कर सके। अब एंट्री होती है लॉर्ड कॉर्नवालिस की। उन्हें एक मिशन पर भेजा गया था, भारत में फैले करप्शन को साफ करना। तो 1793 में वो लाए कॉर्नवालिस कोड, जिसने पावर्स को साफ साफ बांट दिया। फिर उनका एक और बड़ा कदम था परमानेंट सेटलमेंट। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। इसने सरकार के लिए वफादार जमींदार तो बना दिए, लेकिन लाखों किसानों को दशकों तक कर्ज और गरीबी में धकेल दिया। इन्हीं सब एडमिनिस्ट्रेटिव सुधारों की वजह से उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया भी कहते हैं। जी हाँ, वही ब्यूरोक्रेसी जिसने आगे चलकर दशकों तक भारत पर राज किया। एक सवाल उठता है कि अंग्रेज बिना हर बार लड़ाई लड़े पूरे भारत में फैल कैसे गए? इसका राज छिपा है लॉर्ड वेलेज़ली के एक कमाल के आइडिया में, जिसे कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम या सहायक संधि प्रणाली। ये एक ऐसा मीठा जाल था जिसमें भारतीय राजा एक एक करके फंसते चले गए। देखिए, ये सिस्टम काम कैसे करता था। ये एक मीठे जहर जैसा था।
कंपनी किसी भारतीय राजा को प्रोटेक्शन ऑफर करती थी। बदले में ब्रिटिश फौज उस राज्य में तैनात हो जाती थी और उसका पूरा का पूरा खर्चा राजा को ही देना पड़ता था। इतना ही नहीं, राजा अपने विदेशी मामले भी खुद तय नहीं कर सकता था, तो धीरे धीरे वो अपने ही राज में एक मेहमान की तरह हो जाता था। असल में ये राजाओं से उनकी ही गुलामी का बिल वसूलने का एक तरीका था। इससे ज्यादा चालाक और क्या हो सकता है। अब हम पहुंचते हैं 19वीं सदी के बीच में, और यहाँ ब्रिटिश राज का एक बहुत ही अजीब डबल फेस सामने आता है। एक तरफ तो वो सती प्रथा खत्म करने जैसे सोशल रिफॉर्म्स की बातें कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो एक एक करके भारतीय राज्यों को हड़पते जा रहे थे। ये सुधार और लालच का एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल था जिसने एक ऐसे बड़े विद्रोह की जमीन तैयार की जो आगे चलकर पूरे देश को हिला देने वाला था। इस दोहरेपन को समझना है तो इन दो लोगों को देखिए। एक तरफ लॉर्ड विलियम बेंटिंक, एक सोशल रिफॉर्मर जिन्होंने सती प्रथा को खत्म किया, और दूसरी तरफ लॉर्ड डलहौजी, एक पक्के साम्राज्यवादी जो बस मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे राज्यों को हड़प लें। हाँ, ये सच है कि डलहौजी ने रेलवे, टेलीग्राफ जैसी मॉडर्न चीजें शुरू की, लेकिन उनका असली मकसद हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य को और मजबूत करना था, न कि भारतीयों की भलाई। डलहौजी की सबसे बदनाम पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपवत का सिद्धांत। ये एक बहुत ही क्रूर नियम था। इसके हिसाब से अगर किसी राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो उसका राज सीधा अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। गोद लेने की जो सदियों पुरानी भारतीय परंपरा थी उसे पूरी तरह से नकार दिया गया, और इसी नाइंसाफी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसों को बगावत करने पर मजबूर कर दिया और पूरे देश में गुस्से की आग फैला दी। और फिर आया 1857। ये सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, ये एक तूफान था जिसने पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। दशकों से जो गुस्सा, नाइंसाफी और बेइज्जती जमा हो रही थी वो सब एक साथ फट पड़ी, और इस एक घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के राज की जड़ों को हमेशा के लिए हिला दिया। 1857 के विद्रोह ने ब्रिटिश सरकार को नींद से जगा दिया। उन्हें ये बात समझ आ गई कि अब एक ट्रेडिंग कंपनी भारत पर राज नहीं कर सकती। बस 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म कर दिया गया और भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अंडर ले आया गया। गवर्नर जनरल का टाइटल बदलकर वाइसरॉय कर दिया गया, जिसका मतलब होता था राजा का नुमाइंदा। और लॉर्ड कैनिंग इतिहास में वो शख्स बने जो आखिरी गवर्नर जनरल भी थे और पहले वाइसरॉय भी। तो अब भारत सीधे क्वीन विक्टोरिया के राज में था। ब्रिटिश एम्पायर अपने पीक पर था। लेकिन मजे की बात देखिए, जैसे जैसे उनकी पकड़ मजबूत होती गई वैसे वैसे उनके खिलाफ आवाजें भी तेज होती गईं। उनकी दमनकारी नीतियां, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और रंगभेद, इन सब ने भारतीयों को पहले से कहीं ज्यादा एक कर दिया, और यहीं से जन्म हुआ एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट का। ब्रिटिश पॉलिसी एक पेंडुलम जैसी थी जो एक वाइसराय से दूसरे के बीच झूलती रहती थी। मिसाल के तौर पर लॉर्ड लिटन आए और उन्होंने भारतीय भाषाओं के अखबारों का गला घोटने के लिए वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लगा दिया। लेकिन उनके ठीक बाद आए लॉर्ड रिपन और उन्होंने इस कानून को हटा दिया और भारतीयों को ज्यादा अधिकार देने की बात की। इससे पता चलता है कि भारत की किस्मत कितनी ज्यादा इस बात पर निर्भर करती थी कि लंदन में बैठे किसी एक आदमी का मूड कैसा है। लॉर्ड कर्जन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर थे। एक तरफ तो वो भारत के इतिहास से इतने इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने ताजमहल जैसी हमारी हेरिटेज साइट्स को बचाने के लिए कानून बनाया, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने डिवाइड एंड रूल की बदनाम पॉलिसी का भी खूब इस्तेमाल किया। भारत में जो नेशनलिज्म बढ़ रहा था उसे तोड़ने के लिए उन्होंने 1905 में बंगाल का बंटवारा कर दिया, हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। यह एक ऐसा जख्म था जो बहुत गहरा था। और अब हम पहुंचते हैं ब्रिटिश राज के आखिरी चैप्टर में। ये वो दौर था जब अंग्रेजों ने अपनी सत्ता बचाने के लिए बांटो और राज करो की पॉलिसी को और तेज कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ भारत की आज़ादी की लड़ाई एक ऐसी लहर बन चुकी थी जिसे रोक पाना अब नामुमकिन था। एम्पायर का अंत अब बस कुछ ही दूर था। साल था 1909 और अंग्रेजों ने एक ऐसा दाव चला जिसके नतीजे बहुत खतरनाक हुए। वो लाए सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी पृथक निर्वाचक मंडल। अब ये था क्या? ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें मुसलमान सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को वोट दे सकते थे और हिंदू सिर्फ हिंदू को। इसने ऑफिशियल तौर पर भारत की पॉलिटिक्स को धर्म के नाम पर बांट दिया। ये वो बीज था जिससे आगे चलकर भारत के बंटवारे का पेड़ उगा।
20वीं सदी आते आते आज़ादी की लड़ाई अपने पीक पर थी। 1919 का जलियांवाला बाग, उसने ब्रिटिश राज का सबसे क्रूर चेहरा दुनिया को दिखाया। 1930 में गांधी जी के दांडी मार्च ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। फिर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों को साफ साफ बता दिया कि अब उनका टाइम खत्म हो गया है। और आखिरकार 1947 में लॉर्ड माउंटबैटन आए पावर ट्रांसफर देखने के लिए। भारत को आज़ादी तो मिली, लेकिन बंटवारे की एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। और इस तरह ये 200 साल लंबा सफर एक भारतीय के साथ खत्म हुआ। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आजाद भारत के पहले और आखिरी भारतीय गवर्नर जनरल बने। सोचिए ये कितना बड़ा सिंबॉलिक मोमेंट था। जिस कुर्सी पर कभी क्लाइव और कर्जन जैसे लोग बैठे थे, उस पर अब एक भारतीय था। और इसके ठीक बाद जब भारत एक रिपब्लिक बना तो इस पोस्ट को ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। ये ब्रिटिश युग के अंत का आखिरी सिंबल था। तो ये कहानी तो यहाँ खत्म होती है, लेकिन जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ब्रिटिश राज की ये जो 200 साल की लेगेसी है, उनका बनाया हुआ ये सिस्टम, उनके कानून और सबसे बढ़कर उनके पैदा किए हुए बंटवारे, वो आज के भारत पर कैसे असर डाल रहे हैं, इस पर सोचेगा ज़रूर।